जेल के बाहर दर्जनों लग्जरी कारें खड़ी थीं। सैकड़ों भाई मुझे देखते ही घुटनों के बल बैठ गए, लॉन गए। उन्होंने आगे खड़ी मर्सिडीज एस का दरवाजा खोला और मुझसे वापस जाकर हालात की कमान संभालने की गुहार की। मैं मुड़कर चला गया और सिर्फ इतना कहा, आज के बाद इस दुनिया में फिर कभी गुओ जियांगलोंग नहीं होगा। 15 साल पहले नदी किनारे में अकेला था, हाथ में सिर्फ एक चाकू। मैंने अकेले 1000 लोगों का सामना किया था। आधी नदी खून से लाल हो गई थी। दुनिया मुझे गुओ जियांगलोंग के नाम से जानती थी। लेकिन जब मेरी गर्भवती प्रेमिका मुझसे जेल में मिलने आई, तभी मुझे पता चला कि मैं पिता बनने वाला हूँ। क्योंकि मैंने किसी की जान ली थी, इसलिए कोई भी संस्था मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं थी। मैं अपनी उस बेटी के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहता था जिससे मैं 15 साल से नहीं मिला था। संयोग से मेरी पत्नी शिकायत कर रही थी कि स्कूल के कैंटीन का मालिक बहुत बुरा है। वह अक्सर बच्चों के खाने में से मांस कम कर देता था। कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने स्कूल के गेट पर डिब्बा बंद खाना बेचने का ठेला लगा लिया। मेरे खाने की गुणवत्ता अच्छी थी और कीमत भी उचित, इसलिए बहुत से छात्र मेरा खाना खरीदने लगे। लेकिन मेरी बेटी नुओ वैसी सीधी सादी लड़की नहीं थी जैसी मैंने कल्पना की थी। छोटी उम्र में ही वह कुछ बिगड़ी हुई लड़कियों के साथ घूमती थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगीं। अरे, वो तुम्हारा जेल काट कर आया बाप नहीं है? अंकल, सुना है आपने कबाड़ चुराते वक्त बिजली की केबल काट दी थी और उसी वजह से 15 साल जेल में रहे। आप तो बड़े बदकिस्मत निकले। वे सब फिर ठहाके लगाने लगी। नुओ को सिर्फ शर्म महसूस हो रही थी। वह तेजी से मेरे पास आई और विनती भरे स्वर में बोली, क्या आप यहाँ आकर मेरी बेइज्जती करना बंद कर सकते हैं? आपकी वजह से मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत नहीं रहती। मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैंने उसे एक डिब्बा पकड़ाते हुए नरमी से कहा, तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हें कैंटीन का खाना पसंद नहीं है। इसमें तुम्हारी पसंद की सारी चीजें हैं। दफा हो जाइए। नुओ ने गुस्से में खाना मेरे ऊपर फेंक दिया। वह कांप रही थी। मेरी बेइज्जती करना बंद करो। बचपन से ही तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम जेल में थे, मुझे बिना बाप की लड़की की तरह जीना पड़ा। लोग मुझे तंग करते थे। अब जाकर मेरे कुछ दोस्त बने हैं और तुम फिर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रहे हो। उसी समय एक लाल बालों वाली लड़की हंसते हुए बोली, अंकल, आपने अपील करने के बारे में नहीं सोचा? मेरे बड़े भाई ने किसी की टांग तोड़ दी थी। उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। आपने तो बस कबाड़ चोरी किया था और 15 साल जेल में रहे। ये तो बहुत डरावनी बात है। सब फिर जोर जोर से हंस पड़े। मेरे असली अपराध के बारे में मेरी पत्नी ने कभी बेटी को नहीं बताया था। किसी को यह नहीं पता चलना चाहिए था कि वह गुओ जियांगलोंग की बेटी है, वरना अनगिनत दुश्मन उसके पीछे पड़ जाते। मैंने चेहरे से चावल और सब्जी के टुकड़े पोंछे और धीरे से कहा, जेल जाना कोई गर्व की बात नहीं है। तुम लोगों को अच्छी तरह पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने फिर एक और डिब्बा नुओ की ओर बढ़ाया। उसने दांत पीसते हुए कहा, ऐसे जेल काट कर आए बाप होना ही सबसे शर्मनाक बात है। उसी समय कैंटीन का मालिक कुछ लोगों को लेकर जल्दी जल्दी मेरी ओर आया। उसने मेरा खाना उठाकर जमीन पर पटक दिया और मेरी ओर उंगली दिखाकर चिल्लाया, मेरे कैंटीन का धंधा छीन रहा है? क्या मैंने तुझे नहीं कहा था कि यहाँ खाना बेचने की हिम्मत मत करना? अगर फिर आया तो जान से मार दूंगा। मैं झुककर जमीन पर गिरे खाने को उठाने लगा। माफ कीजिए, मैं अभी चला जाता हूँ। कैंटीन मालिक ने मुझे लात मार दी। क्या मैंने तुझे दूसरी बार नहीं कहा था? नुओ, देखो तुम्हारे बाप को पीटा जा रहा है। नुओ मुझे घूरती रही। उसकी मुट्ठियां कस गईं। मुझे पता था कि वह चाहती थी कि मैं पलटकर जवाब दूं, लेकिन मैं अब लड़ाई नहीं कर सकता था। मैंने ईमानदारी से कहा, बॉस, हम दोनों 15 युआन की थाली बेचते हैं। मैंने आपसे कम दाम नहीं रखा। इसे आपका धंधा छीनना कैसे कह सकते हैं? बच्चे सिर्फ थोड़ा बेहतर खाना खाना चाहते हैं। वह ठंडी हंसी हंसा। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरे कैंटीन का खाना खराब है? देखते हैं तुम्हारा खाना कितना अच्छा है। उसके साथ आया एक ताकतवर आदमी आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मालिक की बात सुनी, उसने मेरा पूरा ठेला उलट दिया। कई बड़े बड़े बर्तन जमीन पर बिखर गए। सारी सब्जियां और खाना मेरे ऊपर गिर गया। मालिक झुककर मेरे बाल पकड़ते हुए बोला, हरामजादे, दर्जनों अभिभावकों ने शिकायत की, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, और अब तू मुझे गिराने आया है? पता है मेरे कितने बड़े लोगों से संबंध है? बॉस, अगर आपको मेरा ठेला पसंद नहीं है तो मैं दूर चला जाता हूँ, ठीक है? मेरी लगातार नरमी देखकर नुओ और नाराज हो गई। वह दांत पीसते हुए चिल्लाई, पापा, आप सच में? लेकिन उसके बोलने से पहले ही लाल बालों वाली लड़की ने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। जैसा कि उम्मीद थी, कैंटीन मालिक ने नुओ को घूर कर देखा। वह ठंडे स्वर में बोला, इतनी आसानी से जाना चाहता है? पहले मुआवजे की बात करते हैं। सुना है तू रोज 300 डिब्बे बेचता है। इसका मतलब है कि मेरी रोज 300 ग्राहकों की हानि हुई। 15 युआन प्रति डिब्बा के हिसाब से एक दिन का नुकसान 4500। 10 दिन से बैठा है, यानी कुल 45,000। अभी पैसे निकाल। मैं स्तब्ध रह गया। बॉस, यह तो सीधी सीधी ज्यादती है। वह फिर हंसा और बगल वाले ताकतवर आदमी से बोला, इसने मेरा इतना नुकसान किया है और अब पैसे भी नहीं देना चाहता। अब क्या करें? वह आदमी झुककर जमीन से शिमला मिर्च और मांस वाली सब्जी उठाने लगा। उसने कहा, इसमें तो शिमला मिर्च से ज्यादा मांस है। ऐसे धंधा करता है? तुझे सच में किसी सजा का डर नहीं? यह कहकर उसने मुझे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आसपास खड़े छात्र यह सब देख रहे थे। वे भी नाराज थे। खुद घटिया खाना बेचता है और दूसरे को बेचने भी नहीं देता। लेकिन यह ठेले वाला भी बड़ा डरपोक है। अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मैं कब का हाथ उठा देता। जो डरपोक होता है वही सताया जाता है। मैं किसी तरह उठकर बैठा, चेहरे से मिर्च का रस पहुंचा। जैसे ही मैंने आंखें खोली, सामने नुओ का निराश चेहरा दिखाई दिया। अब जब कोई तुम्हें मारता है तब भी तुम जवाब नहीं देते? कैंटीन मालिक झुंझलाकर बोला, छोकरी,
सॉरी, तुझे इससे क्या लेना देना? एक शब्द और बोली तो किसी से कहकर तेरा स्कूल से नाम कटवा दूंगा। नहीं बॉस, मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बॉस, मैं अभी चला जाता हूँ, मुआवजा चाहिए ना? मेरे पास पूरी रकम नहीं है, आप अपना मुनाफा बता दीजिए, मैं उसी के हिसाब से भरपाई कर दूंगा। कैंटीन मालिक का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। वह मेरे कान के पास आकर बोला, तू मुझे बेवकूफ समझता है? मैं तुझे अपना मुनाफा बता दूं, फिर मेरा धंधा कैसे चलेगा? इतना कहने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने हाथ उठाकर मेरे चेहरे पर जोरदार 2 थप्पड़ मारे। नुओ मुझे थप्पड़ खाते देख भड़क उठी। वह चिल्लाई, एक बार तो पलट कर मारो, और कितनी बेइज्जती कराओगे? कैंटीन मालिक पहले ही नुओ से तंग आ चुका था। उसने अधीर होकर उसकी ओर इशारा किया और अपने साथ आए ताकतवर आदमी से कहा, जाओ उस बदतमीज लड़की को घसीट कर यहाँ लाओ। ताकतवर आदमी मुड़कर उसकी ओर बढ़ा। वह नुओ की ओर बढ़ा। लाल बालों वाली लड़की डर के मारे तुरंत पीछे हट गई और साफ कर दिया कि उसका नुओ से कोई संबंध नहीं है। मैं घबरा गया और जल्दी से उठकर नुओ की तरफ दौड़ा, लेकिन कैंटीन मालिक ने मेरे कपड़े पकड़ लिए। मैंने वैसे भी सिर्फ एक शर्ट पहन रखी थी। उसने जैसे ही जोर से खींचा, मेरी शर्ट फट गई। मेरे शरीर पर बने टैटू सबके सामने दिखाई देने लगे। क्षितिगर्भ राजा दीजांग वांग का टैटू। वह ताकतवर आदमी भी आंखें फाड़ कर देखने लगा। क्या यह गोजियांगलोंग का टैटू नहीं है? कैंटीन मालिक अविश्वास में मेरे टैटू को हाथ लगाकर रगड़ने लगा। कहीं यह नकली टैटू तो नहीं? उसने 2 बार जोर से रगड़ा, लेकिन टैटू नहीं मिटा। तू तो बस खाना बेचने वाला है। तूने गोजियांगलोंग वाला क्षितिगर्भ राजा का टैटू बनवा लिया? ताकतवर आदमी चिंता में बोला। बॉस, कहीं यह सचमुच गोजियांगलोंग तो नहीं है? सुना है वह हाल ही में जेल से बाहर आया है। कैंटीन मालिक ने आंखें घुमाई। युआनदा ग्रुप के चेयरमैन की कुर्सी आज तक गोजियांगलोंग के लिए खाली रखी गई है। तुझे क्या लगता है कोई आदमी चेयरमैन की कुर्सी छोड़कर यहाँ खाना बेचने आएगा? बात करते करते उसने अचानक मेरे पेट में घूंसा मार दिया। तेरी हिम्मत तो देख। उस समय गोजियांगलोंग अकेले एक चाकू लेकर 1000 लोगों का सामना करता था और तू बस एक मरने लायक कचरा है। उसने मोबाइल निकालकर मेरी तस्वीर खींची। तू गया काम से? मैं तेरी फोटो युआनदा ग्रुप में अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, वे अभी यहाँ पहुँचेंगे। अब तू सचमुच मर गया? नुओ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह मुझे देखती रही। मैंने जबरन मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम घर चली जाओ। अचानक नुओ रो पड़ी। वह फूट फूट कर रोते हुए बोली, तुम तो सिर्फ कबाड़ चोरी करने वाले आदमी हो। अपने शरीर पर यह क्षितिगर्भ राजा का टैटू क्यों बनवाया? तुम जानते भी हो इन सालों में कितने लोगों ने खुद को गोजियांगलोंग बताकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की। सबको युआनदा ग्रुप वालों ने खत्म कर दिया। तुम जल्दी भाग जाओ। मैं स्तब्ध होकर उसे देखता रह गया। क्या वह मेरी चिंता कर रही थी? भले ही वह मुझे एक निकम्मा पिता समझती थी, फिर भी वह नहीं चाहती थी कि मुझे कुछ हो। उसे मेरी चिंता करते देखकर मेरे दिल में अपराध बोध और भी गहरा हो गया। कैंटीन मालिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भागने की कोशिश मत कर। पहले तो मैं सिर्फ तुझे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन किसने सोचा था कि तू खुद मौत को बुला लेगा। तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने बड़े आराम से फोन उठाया। हेलो भाई। हाँ, वही आदमी है, उसे मैंने ही पीटा है। तुम आ रहे हो क्या? अचानक वह रुक गया। क्या कहा? युआनदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी लोग आ रहे हैं। उसकी आंखें फैल गईं। वह स्तब्ध होकर मुझे देखने लगा। पूरा मैदान हैरानी से भर गया। ताकतवर आदमी ने अविश्वास से पूछा, क्या तुम उन्हें जानते हो? कैंटीन मालिक बोला, इतने बड़े लोगों को मैं कैसे जान सकता हूँ, लेकिन अभी उनका फोन आया था। उन्होंने कहा है कि वे तुरंत पहुँच रहे हैं। ताकतवर आदमी भावुक होकर बोला, कमाल है, सिर्फ उनके बड़े भाई की नकल करने भर से उन सबको खुद आना पड़ा। कैंटीन मालिक ने ठंडे स्वर में मुझसे कहा, लगता है गोजियांगलोंग की प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि कोई भी छोटा मोटा आदमी उसे चुनौती नहीं दे सकता। अब तुझे पता चलेगा कि मौत कैसे लिखी जाती है। नुओ लगभग टूट चुकी थी। वह कैंटीन मालिक की धमकियों की परवाह किए बिना मेरे पास दौड़ कर आई और मुझे जोर से धक्का दिया। रोते हुए बोली, भाग जाओ, तुम पहले ही मेरी माँ से 15 साल छीन चुके हो। क्या अब उसे विधवा भी बनाना चाहते हो? मैं टूट चुकी नुओ को देखता रहा। दिल में फिर एक टीस उठी। सब मेरी गलती थी। मेरी वजह से माँ बेटी ने 15 साल तक कष्ट झेले थे। नुओ रोते हुए कैंटीन मालिक से बोली, कृपया लोगों को मत बुलाइए। वह सिर्फ कबाड़ चोरी करने वाला आदमी है। वह गोजियांगलोंग को जानता तक नहीं। 15 साल पहले उसने गलती से बिजली की केबल काट दी थी और जेल चला गया था। जब वह जेल गया था तब उसने उस बड़े आदमी की कहानी तक नहीं सुनी थी। वह जानबूझकर उसकी नकल नहीं कर रहा। ये बस एक संयोग है। कैंटीन मालिक पहले तो चौंका, फिर जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, हंसी से मर जाऊंगा मैं। कबाड़ चोरी करने के कारण जेल गया था? इससे भी ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है क्या? नुओ का चेहरा अपमान से लाल हो गया। फिर भी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बाहर ले जाने लगी। लेकिन मालिक ने तुरंत अपने लोगों को रास्ता रोकने का इशारा किया। वह हंसते हुए बोला, इतनी आसानी से जाना चाहते हो? युआनदा बहुत पहले घोषणा कर चुका है कि जो भी फिर से क्षितिगर्भ राजा का टैटू बनवाएगा वह खुलेआम उनका दुश्मन माना जाएगा। नुओ रोते हुए बोली, मैंने कहा ना, उसने यह टैटू कई साल पहले बनवाया था। मालिक मुस्कुराया। वह निर्दोष है या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अगर आज तू मर गया तो अगले जन्म में याद रखना, दूसरों का धंधा मत छीनना। हम चारों तरफ से घिर चुके थे। नुओ घबराकर इधर उधर देखने लगी। फिर उसने अपनी उन सहेलियों की तरफ देखा और टूटे हुए स्वर में बोली, क्या तुम लोग हमारी मदद नहीं करोगी? लेकिन उन लड़कियों में से कोई कुछ नहीं बोली। आखिर लाल बालों वाली लड़की ने कहा, क्या हमारी तुम्हारे साथ इतनी अच्छी दोस्ती है? नुओ स्तब्ध रह गई। वह बुदबुदाई, हमने तो कसम खाई थी। लाल बालों वाली लड़की ने सिर हिलाया। अगर तुम सच में अच्छी दोस्त हो तो इस समय हमें मुसीबत में मत डालो। इतने बड़े लोगों को नाराज करके हमें भी साथ डुबोना चाहती हो? तुम हमारी बहन कहलाने लायक नहीं हो।